Hello everyone. Today we are going to discuss methods of price determination यानी मूल्य निर्धारण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम आज इस सेशन में जानेंगे। देखिए, इसकी जो विधियाँ होती हैं उन्हें कुल 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है कॉस्ट बेस्ड यानी लागत आधारित विधियाँ, देन डिमांड बेस्ड जो डिमांड पर आधारित होती है, कॉस्ट एंड डिमांड बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड, इम्पोर्ट बेस्ड एंड रेगुलेटेड प्राइसिंग मेथड। ये जो कुछ विधियाँ हैं इन्हें हम डिटेल से इस सेशन में समझेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट बेस्ड मेथड। ठीक है, इसमें पहला है कॉस्ट प्लस मेथड। देखिए, जब भी मूल्य निर्धारण किया जाता है उसका सबसे पहला जो उद्देश्य होता है कि फर्म लाभ कमाना चाहती है, विक्रय के द्वारा लाभ कमाना चाहती है। तो टू डिटरमाइन प्राइस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, देखिए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज एडेड टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट, यानी उस प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारण करने के लिए जो उसकी प्रति इकाई लागत होती है, यानी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है, पर यूनिट कॉस्ट होती है, उस पर यूनिट कॉस्ट में जो भी हम परसेंटेज जो है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अगर हम चाहते हैं या फिर एक निश्चित अमाउंट जिसका प्रॉफिट चाहते हैं उसे उस कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए फर्म कहे कि वह कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कमाना चाहती है, 25% ऑफ कॉस्ट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए उसकी यूनिट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है और उस पर यदि वह 25% कॉस्ट अगर वो चाहती है तो इस तरह से उसकी जो विक्रय मूल्य है वो तय हो जाएगा 125 रुपये। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज मार्कअप मेथड। मार्कअप मेथड मीन्स what is expected percentage of profit, जितना अपेक्षित प्रतिशत लाभ होता एक फर्म चाहती है उसे उस कॉस्ट में उस प्रति इकाई लागत में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूटर है, उसकी स्कूटर की जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है 20,000 रुपीज़। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है 20,000 रुपीज़ और ये मार्कअप तय कर दिया जाता है, सपोज मार्कअप जो है वो तय कर दिया जाता है 20%। ठीक है, तब इस कंडीशन में उसका सेल्स प्राइस क्या बनेगा 20,000 यानी जो कॉस्ट है उसका डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20%, या इसे हम कह सकते हैं 1 माइनस 0.20। तो इस तरह जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 25,000। तो सेल्स जो है विक्रय मूल्य 25,000 इसका तय कर दिया जा सकता है इस मार्कअप मेथड के द्वारा। द नेक्स्ट वन इज टारगेट रिटर्न मेथड, यानी जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर कितना रिटर्न टारगेट करती है फर्म। सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट कर दिया जाता है इज एडेड टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट। देखिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक फर्म है जिसकी जो टोटल कॉस्ट जो है, जिसमें देखिए टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, सबसे पहले हम इस पर बात करें तो टोटल कॉस्ट बनती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ दिया जाता है और उसमें टोटल जो है यदि कुल जो क्वांटिटी है, टोटल जितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी है यदि उसका डिवाइड कर दिया जाए तो वो आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब उस पर यूनिट कॉस्ट में फर्म क्या चाहती है कि इतना टोटल जो प्रोडक्शन है उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। सपोज मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी को 10 लाख रुपए लगाने हैं। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ लगाने हैं और उस पर वो चाहती है कि उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसको 15% का जो है वो उसको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिले उसको उस इन्वेस्टमेंट पर। तब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा,
जो भी पर यूनिट टोटल कॉस्ट आती है, उस पर यूनिट टोटल कॉस्ट में रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न का देखिए, अगर 10 लाख रुपीज़ पर 15, तो क्या आंसर आएगा इसका, 10 लाख का 15%, यानी कि ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप इस तरह से डिवाइड करेंगे 15%, और यहाँ से आपके 2 जीरो जाएंगे एंड देन 2, दिस इज 1,50,000। अगेन जो है ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब इसे हम पर यूनिट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी है, सपोज हम मान के चलते कि हम 2 लाख इकाइयों की या हम 1.5 लाख इकाइयों की ही बात करें, तो डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो इस कंडीशन में आप क्या चाहते हैं, आप प्रति इकाई जो है वो 1 रुपये का रिटर्न चाहते हैं। तो आप टोटल जो कॉस्ट आती है उसमें आप जो आपका रिटर्न टारगेट रिटर्न मेथड है, इसके अकॉर्डिंग आप ₹1 उसमें ऐड करेंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, सेल्स वैल्यू आ जाएगी, सेल्स प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाता है टारगेट रिटर्न मेथड। द नेक्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। इसे हिंदी में कहेंगे सीमांत लागत मूल्य निर्धारण। देखिए सीमांत लागत किसे कहते हैं, एक फर्म के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि फिक्स्ड प्राइस होती है कॉस्ट के लिए, और वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट होती है एंड वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो देखिए प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो, फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो फर्म को बेयर करने ही होंगे। तो सीमांत लागत मेथड ये कहता है कि फर्म अपनी जो प्राइस है वो इतनी तय करे कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट पूरी निकल जाए, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ हिस्सा निकल जाए, तब ऐसी कंडीशन कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, ठीक है। ये कुछ ऐसे फर्म्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पर कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल्ली उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, या फिर उस फर्म को जो है वो नए उत्पादों को बाज़ार में प्रवेश कराना हो, ऐसी कंडीशन में तब ये मेथड यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे डिमांड बेस्ड मेथड्स की। पहले जो थे पढ़े हमने वो लागत पर आधारित है, और ये है मांग पर आधारित। द फर्स्ट वन इज व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर मेथड, यानी कि क्षमतानुसार मूल्य निधि। इसे हिंदी में कहेंगे क्षमतानुसार मूल्य निधि। ये बहुत एक प्रैक्टिकल सा तरीका है, हम मार्केट में कई बार इस चीज़ को देखते हैं, और कई बार हम अपने घरों में भी बात करते हैं कि यदि हमने मार्केट में किसी शॉप से सामान लाने के लिए किसी बच्चे को भेजा, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो जो शॉप वाला है वो बच्चे को देकर उसकी ज़्यादा प्राइस ले सकता है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। ऐसा क्यों होता है कि वो जो सेलर है वो उस कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी को देखता है, उसे पता है कि वो जो छोटा बच्चा है वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा, तब इस कंडीशन में वो उससे कुछ भी जो है वो प्राइस वसूल कर सकता है, यदि वो फिक्स प्राइस यानी कि उसके ऊपर निश्चित मूल्य लिखा हुआ नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में। तो इस ये जो क्षमतानुसार मूल्य विधि है, इसमें भी यही चीज़ होती है कि पहले से कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता है, और न ही इसकी कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। जो सेलर होता है वो उस कंज्यूमर की भुगतान क्षमता यानी उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है उसको देखकर मूल्य को निर्धारित कर लेता है। The next one is मार्केट पेनिट्रेशन मेथड। इसे कहेंगे बाजार भेदन विधि। इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी जब नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में एंटर कराना चाहती है, और अगर मार्केट में पहले से ही बहुत हेवी कंपटीशन होता है, तब इस कंडीशन में वो अपनी प्राइस को शुरुआत में बहुत ही लो तय कर देती है, बहुत कम प्राइस रख लेती है इसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। इससे सस्ता प्रोडक्ट देखकर कंज्यूमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उस प्रोडक्ट को मार्केट शेयर मिलना आरंभ हो जाता है। देखिए ऐसा कब हुआ था, जब निरमा कंपनी, निरमा वॉशिंग पाउडर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मार्केट में उस ज़माने में सर्फ और जो एरियल, ये जो बड़े बड़े ब्रांड थे वो बहुत एस्टेब्लिश्ड ब्रांड थे,
और उनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत हायर रेंज के वो प्रोडक्ट्स माने जाते थे। तब निरमा ने जब अपना वॉशिंग पाउडर जो है वो लॉन्च किया, तब उसने उसकी प्राइस के लिए यही पेनिट्रेशन मेथड को यूज़ किया। उसने अपनी प्राइस सर्फ और एरियल या जो भी उसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही लो प्राइस उसने मार्केट में रखा। और लो प्राइस रखने से उसे बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस मिला और एक समय ऐसा आया कि निरमा के पास एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर उसने कैप्चर कर लिया था। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट penetration method. The next one is perceived pricing method. perceived pricing method यानी इसकी उपयोगिता या जो उसका परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को तय करना। प्राइस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर, यानी जो उपभोक्ता है उसके नज़रिए से उस उत्पाद की क्या उपयोगिता है, क्या उसके बारे में उसका क्या अवबोधन है, क्या उसका परसेप्शन है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उस उत्पाद का मूल्य तय किया जाता है। हालांकि ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है और कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद का कितना मूल्य दे देगा इसकी जानकारी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कई जगह ये मेथड यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज टेस्ट मार्केटिंग मेथड। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एक छोटे कंट्रोल्ड मार्केट के अंदर सबसे पहले टेस्ट मार्केटिंग की जाती है। उसके अंदर एक डिमांड लिस्ट क्रिएट की जाती है जो विभिन्न मूल्यों पर उस प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो एक लिस्ट बनाई जाती है और उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि किस मूल्य पर सबसे ज़्यादा जो है उसकी बिक्री होती है उस प्रोडक्ट की, और वही जो मूल्य है वो मूल्य उस प्रोडक्ट का प्राइस तय करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग मेथड, यानी पूर्वानुमान लगाना। फ्यूचर डिमांड इज फोरकास्टेड ऑन बिहाफ ऑफ पास्ट डेटा, यानी पिछले आंकड़ों के आधार पर फ्यूचर डिमांड का अनुमान लगा लिया जाता है और उसी अनुमान के साथ साथ उसकी विक्रय मूल्य भी निर्धारित कर दिया जाता था। ये था डिमांड बेस्ड मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट डिमांड बेस्ड मेथड, यानी इसमें कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है एंड डिमांड को भी कंसीडर किया जाता है। A break-even analysis is done to find out equilibrium between total quantity and total revenue method. देखिए इस तरह का एक ग्राफ बनाया जा सकता है और उस ग्राफ में इस साइड अगर हम क्वांटिटी लिख लें और इस साइड अगर हम रेवेन्यू लिखें टोटल, तो कुछ इस तरह का जो एक ग्राफ बनता है। इन दोनों ग्राफ के बीच में जहाँ पर इक्विलिब्रियम तय होता है उस कंडीशन में उस पॉइंट पर जो है उसकी प्राइस तय कर दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पॉइंट पर इस बिंदु ए पर ब्रेक इवन आता है और उस ब्रेक इवन के आधार पर कितनी प्राइस तय कर दी जानी चाहिए उसका डिसीजन ले लिया जाता है। तो ये कहलाता है कॉस्ट डिमांड बेस्ड मेथड। द नेक्स्ट वन इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड, यानी जो प्रतिस्पर्धा है मार्केट में उसके आधार पर कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो इसमें दो तरीके हैं, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड एंड टेंडर प्राइसिंग मेथड। गोइंग रेट यानी विद्यमान दर मूल्य विधि, यानी जो मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या प्राइस यूज़ कर रहे हैं उस सेम प्रोडक्ट के लिए, क्या प्राइस ली जा रही है उनके द्वारा, तो फर्म भी उसी प्राइस को फॉलो कर लेती है। और जो सेकंड मेथड है टेंडर प्राइसिंग मेथड, यानी इसमें एक सीलबंद जो मूल्य बोली लगाई जाती है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए या ठेका लेने के लिए। अगर कोई फर्म चाहती है तो वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम मूल्य का टेंडर भरती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी प्राइसेस सबसे कम रखे, क्योंकि इससे उसकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी। लेकिन और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो कॉम्पिटिटर से प्राइस अधिक रखे, क्योंकि इस कंडीशन में उसको टेंडर भी नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ ऐसा टेंडर मूल्य भरती है जिसमें उसको इसके अपेक्षित लाभ भी प्राप्त हो जाए और उसको टेंडर भी मिल जाए। ये कहलाती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड। द नेक्स्ट वन इज रेगुलेटेड प्राइसिंग मेथड। रेगुलेटेड प्राइसिंग मेथड जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कुछ ऐसी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती हैं जिसमें शुगर हो गया, डीजल, स्टील, खाद, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या कुछ तरह की मेडिसिन जो होती हैं, तो इनके प्राइसेस गवर्नमेंट के द्वारा तय कर दिए जाते हैं। तब इस कंडीशन में फर्म को उन्हीं प्राइसेस को फॉलो करना होता है।
द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, यानी आयात वस्तु मूल्य, आयात आधारित वस्तु मूल्य। देखिए क्या होता है, फर्म ऐसा मानती है कि जो प्रोडक्ट जो फर्म बना रही है, यदि वह फर्म नहीं बनाती है और उसे इंपोर्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, तब वो कैसे कैलकुलेट करती है, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, जो आयातित वस्तु है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, और उसमें इंपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस वगैरह किए जा रहे हैं, उस कॉस्ट, उन दोनों कॉस्ट को ऐड कर लिया जाता है। तो वो जो टोटल कॉस्ट आती है, और उसे जो एक्सचेंज रेट होती है, प्रचलित विद्यमान जो भी एक्सचेंज रेट होती है, उसके आधार पर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर जो प्राइस मिलती है, उस प्राइस को अपने फर्म के प्रोडक्ट की प्राइस के रूप में तय कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है आयात आधारित विधि। थैंक यू।